तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स देखेंगे। इस पे कई तरह के क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों आपको यही पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये सबसे पहली कंपलसरी कंडीशन है। अब जो क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं वो क्वेश्चन हैं तो बेसिक्स, काफी बच्चों से हो नहीं पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो इस प्रॉपर्टी से बेस्ड होता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए हो या एडजॉइंट ए इंटू ए हो, इसका जो रिजल्ट होता है बच्चों वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल होता है। तो बच्चों मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, क्या आप इसकी प्रूविंग जानते हैं कैसे होती, ये कैसे रिजल्ट आ गया है जिसको आप यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रूविंग पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज की प्रूविंग कम पता है या नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चंस होंगे नहीं। सबसे पहले आप एक क्या काम करो बच्चों, इसको प्रूव करना काफी आसान होता है। सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स को एज्यूम कर लो। जब आप किसी मैट्रिक्स ए को एज्यूम करोगे तो वो किस तरह से दिखाई देगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बच्चों ये आपका क्या है? मैट्रिक्स ए का रिप्रेजेंटेशन है। अब इस मैट्रिक्स ए के रिप्रेजेंटेशन में देखो तुम्हें कुछ खास बातें और दिखाई देंगी। क्या दिखाई दे रही हैं कि यहां पर मैंने इस मैट्रिक्स में सारे जनरल टर्म लिखे रखे, और अगर हमको प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए, तो इसका रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये कैसे बन गया? सबसे पहले बच्चों अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे जिसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो डिटर्मिनेंट होगा A11 टाइम्स क्या आएगा? A11 के साथ A11 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आएंगे, यानी कि C11। और अगर हम नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखते हैं तो ये आएगा A12 के साथ A12 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आएंगे। तो कोफैक्टर्स अगर आपको बच्चों नहीं पता है तो जैसे A12 की बात करते हैं तो पहली रो दूसरी कॉलम को काट दो तो उसके कोफैक्टर्स होंगे A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, वो भी माइनस साइन के साथ। समझ गए? तो बच्चों हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होता है? अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों ये मैंने ऐसे लिख दिया A13 इंटू C13। लेकिन बच्चों यहां पर बेसिकली हमको जो निकालना है वो निकालना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है। तो बच्चों अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए लेने पर जिस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है उसमें बेसिकली क्या होते हैं? उसमें बेसिकली कोफैक्टर्स होंगे, और कोफैक्टर्स को जब हम लोग लिखते हैं तो उनका ट्रांसपोज लेकर के लिखते हैं। मतलब A11 का कोफैक्टर जो होगा C11 वो यहां पर होगा, A12 का जो कोफैक्टर होगा वो C12 वहां पर नहीं होगा, उसके नीचे होगा, क्योंकि एडजॉइंट तो बेसिकली ट्रांसपोज लेकर के ही बनता है ना? तो C11, C12, C13, ठीक है, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एडजॉइंट ए हमने मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से बना दिया। लेकिन बच्चों जब आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की बात करोगे, यानी कि आप मल्टीप्लीकेशन की बात करोगे किन दो मैट्रिक्स की? एक है मैट्रिक्स आपकी ए और दूसरी बनी है एडजॉइंट ऑफ ए से। तो बच्चों जब आप इसको लिखोगे तो एक आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जरा आप लिख करके चेक करो। यहाँ आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यहां तक लिख लिया। अब उसके बगल में आओ, एडजॉइंट ए लिखो। कैसे लिखेंगे? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। समझ में आया? ये हो गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे? आप ऐसी तो करोगे कि पहली रो को फिक्स करोगे
और एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे। तो बच्चों जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा होगा, जरा आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, मल्टीप्लाई करके बच्चों आप चेक करो और मेरे को बताओ क्या आ रहा है। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले जब हम इस वाली रो का इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है, हमारे पास डेल्टा बन के आ जाता है। क्योंकि बच्चों आपको ये बताया जाता है ऑलरेडी थ्योरी क्लास में कि जब हर एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बनाता है, उस डिटर्मिनेंट को बनाता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्रिएट होता है। लेकिन बच्चों अगर आपने एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, वो वैल्यू 0 हो जाती है। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें तो जो एलिमेंट लेंगे, जैसे A11 लेंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11 ही लेना पड़ेगा। लेकिन आपने एलिमेंट लिए फर्स्ट रो के और कोफैक्टर्स लिए सेकेंड रो के, तो ऐसे केस में बच्चों जो ये रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई न होने के कारण 0 बन जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा कि ये वाली जो रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है तो डिटर्मिनेंट बनता है, जिसको आप क्या कह सकते हो, डेल्टा कह सकते हो। डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बच्चों ये वाली जब रो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स कोफैक्टर्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन जब होगा A11 इंटू C21, A12 इंटू C22, A13 इंटू C23, तो ये रिजल्ट बच्चों 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर्टी अब आपको प्रूफ होते हुए नजर आएगी कि अगर आप सेकेंड रो के एलिमेंट्स भी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो सबसे पहले 0 आएगा, लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होंगे तो वहां से डेल्टा आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ 0 आएगा, यहाँ डेल्टा आएगा, यहाँ 0 आएगा। उसी के साथ बच्चों अगर आप थर्ड रो का इससे करोगे तो 0, इससे करोगे तो 0, इससे करोगे तो डेल्टा आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको जो बताया कि जब तक कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ नहीं मल्टीप्लाई होंगे, मतलब जब तक A21 के साथ C21 नहीं होगा, A22 के साथ C22 नहीं होगा, तब तक डिटर्मिनेंट क्रिएट नहीं होता है। ओके बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि डिटर्मिनेंट का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे भी लिख सकते हैं या आप डेल्टा को बाहर भी निकाल सकते हैं। डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है। और उसके बाद बच्चों अंदर क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और यहाँ बन जाएगा 1 1 1 और बाकी जगह बन जाएगा 0 0 0। तो उससे बच्चों ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो बच्चों ये ऐसे पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी को प्रूविंग के बेसिस पे क्वेश्चन बना करके असर्शन रीजन का क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन का आप जवाब ही तब दे सकते हैं जब आपको पहली प्रॉपर्टी की पूरी तरह से प्रूविंग पता हो। ऐसा नहीं होगा तो आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आपको सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। ओके बच्चों, तो यहां तक आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब यहां से आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो बच्चों अगली प्रॉपर्टी के लिए आप रेडी हो जाइए। तो रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूं, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ध्यान से देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये बच्चों आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। हो सकता है आपको ये लर्न हो गई हो, लेकिन प्रूविंग पता होना कंपल्सरी है। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों जो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी उसी को यूज करिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने बताई थी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लेना है तो हम यहाँ पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो बच्चों जब यहाँ पर आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लोगे तो वो डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ये देखिए हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया
और डिटर्मिनेंट मैंने इसलिए लिया है ताकि क्वेश्चन हो पाए। ये देखो बच्चों, अब बच्चों आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी तो पता ही है, ये ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हमारी रिक्वायरमेंट तो आ गई, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन बच्चों मैंने आपको ये प्रॉपर्टी भी साथ में बताई थी कि डिटर्मिनेंट के अंदर कभी भी के ए लिखा हो तो मैंने बताया था ये के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। क्या ये प्रॉपर्टी आपको पता है? तो कहने का मतलब ये होता है कि बच्चों अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो ये कोई स्केलर नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो स्केलर नंबर जब निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा? पावर n लेकर के बाहर आएगा और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई। चेक करिए, ये स्टेप आपको नहीं क्लियर है तो हमको बताइए, वरना मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। ओके, 100% क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो हमको बता देना, हम इस प्रॉपर्टी को भी सिखा देंगे आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, जहां पर n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों यहां तक तो काफी सारा काम अब हो चुका है, यानी क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो वैसे भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो बच्चों यहां से आपके पास एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 हो गया। इस तरह से बच्चों ये कुछ काम किया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड असर्शन रीजन के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको प्रूविंग नहीं पता होगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी क्वेश्चंस करने में। थर्ड है बच्चों एडजॉइंट ऑफ, ध्यान से देखिए थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग प्रूविंग करने जा रहे हैं। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ध्यान से देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है, अब की मैंने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स होती है, उसका एडजॉइंट लेंगे तो भी एक मैट्रिक्स क्रिएट होगी। ये रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया? क्या आप इसकी प्रूविंग बेटा खुद से कर सकते हैं? इसकी प्रूविंग आप खुद से कर सकते हैं? यस सर। कैसे करेंगे, स्टार्ट करिए। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रूविंग करने के लिए हम यहाँ पे फिर से वही फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, b into adjoint of b is equal to determinant of b into I. This is your first property. अब आप कहोगे सर ये b क्यों लिखा है आपने? अब आप कहोगे कि सर आपने ये b क्यों लिखा है? हमने कहा बेटा हम इस पूरी क्वांटिटी को b मान लेते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को b मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस पूरी क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया? b। या इस पूरी को ना मान करके आप सिर्फ इतने वाले पार्ट को ही b मान लो तो भी हो जाएगा, ये वाली इसको आप मान लो b। ठीक है, तो अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई, ये तो आप जानते ही। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दें, जिसको मैं प्रूफ करने के हिसाब से चल रहा हूं, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ b की वैल्यू क्या है? एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई। ये देखो बच्चों मैंने b की वैल्यू उसमें पुट कर दी। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो b है आपका वो एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें ये पार्ट चाहिए, तो हम इसको तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम बाकी पार्ट देखेंगे, तो बाकी पार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप यहां देखो, आपके पास बचा है कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट
एक सेकेंड होल्ड करो, दोबारा शेयर कर देते हैं। ओके सर। तो बच्चों मैंने स्क्रीन दोबारा शेयर कर दी है, आप दोबारा देखिए ध्यान से, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको असर्जन रीजन में मिलने वाले हैं, इसलिए आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। तो बच्चों राइट हैंड साइड में मैंने एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो लिख दिया मॉड ए की पावर n-1। अब बच्चों हमें जो चाहिए, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन हम ये वैल्यू निकाले कैसे, ये बड़ी अभी दिक्कत की बात है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ जो प्रूफ करना है वहां पर ए भी आ रहा राइट हैंड साइड में, हम क्या करते हैं दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का प्री मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू ए। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो कि कुछ पूरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्योंकि आप कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया प्रूविंग, क्योंकि सर हम इसकी वैल्यू तो पहले से जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वहां चला जाएगा, और आई आप लिखिए चाहे ना लिखिए, क्योंकि वो तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवीजन में वहां पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों प्रूफ हो चुकी है। आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। Property is proved now. If you have any problem, you can ask me. नो डाउट सर। ओके, तो बच्चों ये थर्ड वन प्रॉपर्टी थी, आपको पता होनी चाहिए 100% तरीके से। तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, वो जो आपने अभी प्रूफ किया है उसका डिटर्मिनेंट होती है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये होता है मॉड ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। इसको हमें प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे। ओके सर प्रूफ करना तो काफी आसान है, क्योंकि अभी हमने इससे रिलेटेड पीछे भी प्रूफ किया है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ये तो सर प्रूफ किया। अब सर आपको करना क्या है, जो आपने प्रूफ किया है उसी में आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए, उसी में आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए, डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो ये तो आपको पार्ट चाहिए ही चाहिए, और राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टी फिर से रिकॉल करवा रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होता है वो के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, इसी को आपको यूज करना है। तो बच्चों ये एक स्केलर नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो बच्चों ये जब स्केलर नंबर बाहर निकलेगा तो ये पावर में n लेकर के बाहर निकलेगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा ही है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n इंटू n-2, तो क्या हो जाएगा n² - 2n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और बच्चों इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास डाटा आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n² - 2n, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर। आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 4 इज क्लियर नाउ। यस सर। बच्चों प्रॉपर्टी आपको काफी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वरना आपके एग्जाम में बैंड भी बच सकता है। आपको ये सारी चीजें अचानक जब दिखेंगी तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो। ओके बच्चों, आई थिंक आप सही से समझ रहे हैं और उसको करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बच्चों कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अब उनकी प्रूविंग की नीड नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज बताई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको प्लीज जरूर याद रखिए।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो बच्चों उसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता, वो होता है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। मतलब अगर आपने ए ट्रांसपोज ले लिया, उसका एडजॉइंट ले लिया, तो बच्चों ये इक्विवेलेंट है कि आप एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ले लीजिए या ट्रांसपोज का फिर से एडजॉइंट ले लीजिए। ये दोनों बातें एक ही होती है, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आपको अलग से वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बच्चों अगर आपके पास कोई लिख दे कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, कोई अगर आपके पास लिख दे एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो आपको याद रखना है जैसे आपने पढ़ा है कि ए बी का होल इनवर्स, आपने इनवर्स की भी तो प्रॉपर्टी पढ़ी है, हालांकि इनवर्स पे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, तो वो होती है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ये तो क्लास 12th की है। उसी तरीके से बच्चों अगर हम ए बी का एडजॉइंट लेते हैं तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। इसकी भी प्रूविंग की नीड नहीं है। सेवेंथ वन इज एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m इज इक्वल टू इट्स सेम एज एडजॉइंट ए की होल पावर m। हाँ बस यहाँ पे m जो होता है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, जो m होता है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। एट्थ प्रॉपर्टी है बच्चों एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जहां पर k क्या होता है, वो कोई रियल नंबर होता है। जहां पर k क्या होता है, वो कोई रियल नंबर होता है। तो आई थिंक बच्चों प्रॉपर्टीज मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से समझाई है। आई होप आप उसको समझ पाए हो कि प्रॉपर्टीज में क्या है आगे। तो आप समझ पाए बेटा कि प्रॉपर्टीज में क्या है, कैसे करना है। यस सर। ओके, तो प्रॉपर्टीज पे तैयार रहना, प्रॉपर्टीज पे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उस पे आपको रेडी रहना होगा। ओके, अब क्वेश्चंस एग्जाम में थोड़े से अटपटे टाइप के भी मिलेंगे। कल का जो आपका पेपर है, उस पेपर का अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न पूछें तो उसमें फंक्शंस के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपको निकालना है रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन आपका एफ एक्स है, वो होगा ln 3x² -4x+5। आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आंसर भी होंगे उसके। जैसे ए पार्ट है आपका 11 से लेके इंफिनिटी। दूसरा पार्ट है ln 10 से इंफिनिटी। तीसरा पार्ट है आपका ln 11/6 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शंस दिए हैं हमने, 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, एक चौथा और भी दे देते हैं। दिस इज ln 11/12 से इंफिनिटी। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल उसको ट्राई करिए, ये आपको कल के पेपर में भी मिल सकता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपको डोमेन निकालने के लिए, तो डोमेन तो हर बच्चा लॉग की डिफाइन कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन जस्ट रिवर्स कर दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रेंज, ये है।
तो बच्चों अगर आप इस तरह की क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ln लिखा है। ln का मतलब एक ऐसा लॉग होता है जिसका बेस e होता है, और बेस e का मतलब यानी 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप रेंज निकालने की तरफ बात कर रहे हैं। आपको डोमेन नहीं निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें डोमेन नहीं निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो बच्चों जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है, जैसे दिया है वो 3x² माइनस 4x प्लस 5, ये दिया है। तो बच्चों जब छोटी क्लासेस में थे तो आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देख करके बताते थे कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कहां होती है? उसके वर्टेक्स पे होती है, क्योंकि a पॉजिटिव है ना। जब a पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग अपवर्ड्स यस सर। पैराबोला होता है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कहां होती है? इसके वर्टेक्स पर होती है, और उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, -d/4a। ये इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी x इक्वल टू -b/2a पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -d/4a। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? आप इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करिए और मेरे को बताइए ये कितना निकल के आ रहा है। सर 2/3। ओके, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 2/3, और y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? सर बता रहे। y कोऑर्डिनेट निकालो आराम से, देखो कितना आ रहा है। एक सेकंड। सर 15/4। सर 15/4। 15/4 नहीं, ये 15/4 तो नहीं आ रहा है, एक बार चेक अरे करिए। सॉरी सर। d होता है b² - 4ac। सर जब आप d, 44/12 मतलब 11/3। यस 11/3, क्योंकि मिलता जुलता होना चाहिए। 11/3 ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, यानी x इक्वल टू 2/3 पे ये पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट होता है 1,0। तो 2/3 कहां पर होगा? 2/3 की पर इसकी वैल्यू 11/3 है, तो सर इसका एक्स एक्सिस मतलब के नीचे। 2/3 पर इसकी वैल्यू 11/3 है। तो 11/3 क्या हो गई? इसकी मिनिमम वैल्यू। 11/3 क्या हो गई? इसकी मिनिमम मिनिमम वैल्यू। वैल्यू। तो बेटा अब है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, और अभी हमने बताया कि x इक्वल 2/3 पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, दिस इज 11/3। अब ये 11/3 कहां होगा? ये ln के अंदर होगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस इस फंक्शन के लिए हो रहा है। तो फंक्शन है आपका ln के अंदर, यानी ये फंक्शन है आपका ओरिजिनल फंक्शन। तो बच्चों आपने क्या किया? इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो तुमने इसकी मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 2/3 पर बताई कि वो कितनी है? 11/3। तो इसकी वैल्यू हो गई 11/3। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 11/3। ये इस फंक्शन की क्या है? ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वैल्यू अपनी कहां तक ले लेगा? इंफिनिटी तक ले सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्राफ कहां जाएगा? जब x इंफिनिटी होगा तो y भी कहां तक जा सकता है? एकदम इंफिनिटी तक जा सकता है। और इसके अलावा कोई ऑप्शंस में है भी नहीं आपके पास, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कि ln 11/3 से लेकर के इंफिनिटी, क्योंकि उसका टर्मिनल पॉइंट किसी पार्ट ए बी सी डी में गिवन ही नहीं है। तो आपका सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा?
ln 11/3 से लेकर के इंफिनिटी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं और आपको ध्यान देना होगा कि आप कैसे कर पाए। कल के लिए एग्जाम के और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो कल के एग्जाम के लिए और भी क्वेश्चन है, ये सब आपको मिल सकते हैं। कल के क्या मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में मिल सकते हैं, बिट्स में भी मिल सकते हैं। अभी कल तुम्हारा एग्जाम है तो तुम्हारे कल के हिसाब से कल के एग्जाम में तुम्हें डोमेन रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इस पे काफी सारे तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैंने जब आपको स्टैटिक्स पढ़ाई थी तो उसमें एक मैजिक टेबल बताई थी, और मैजिक टेबल में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर में, जैसे आपके पास कई तरह के ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4 अप टू x है, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में k ऐड कर देते हैं तो मीन जो होगा वो भी k से ऐड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 अप टू x है, तो इन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो x बार है। तो अगर आप इन ऑब्जर्वेशन में k ऐड करेंगे तो मीन में भी k ऐड हो जाएगा। इन ऑब्जर्वेशन में k मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन ऑब्जर्वेशन में अगर आप k से डिवाइड करेंगे तो मीन भी k से डिवाइड हो जाएगा। तो आपसे मीन के लिए नहीं बन के आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बन के आएगा मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे। तो वो आपको मैजिक टेबल पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी। तो अगर हर ऑब्जर्वेशन में मान लीजिए आपने k ऐड किया है तो वेरिएंस क्या होगा तुम बता सकते हो? अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन में k ऐड किया है तो वेरिएंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो ओरिजिनल वेरिएंस क्या बन जाएगा, बताओ। सर याद नहीं है? देखो, याद नहीं है तो उसका मतलब कल का पेपर तो आपसे छूट ना जाए, क्योंकि वेरिएंस स्टैटिक्स मैंने आपको काफी देर तक पढ़ाई थी और उसमें आपको मैजिक टेबल बताई थी। आपको वो मैजिक टेबल पता होनी चाहिए, वरना मैजिक नहीं हो पाएगा। तो स्टैटिक्स आपने कहाँ पढ़ी थी, याद है आपको? नोट्स हैं आपके पास? यस सर है दूसरी कॉपी में। तो वो मैजिक टेबल बेटा अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वरना सारी मेहनत तो खराब हो जाएगी फिर। ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, इधर देखो, ये है आपकी मैजिक टेबल आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो। ये मैंने काफी देर तक समझाया था। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में के ऐड कर दूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो आंसर में क्या लिखा है, अनचेंज्ड, नो चेंज। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी भी रिसेंटली एग्जाम्स वगैरह में भी आए हैं और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके कल वाले एग्जाम्स में पूछा जाने वाला। तो आप देख सकते हैं या अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स में सारे बच्चों को आदत होती है, वो सोचते हैं कि उनको कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन आंसर निकालना है, लेकिन हर बार कैलकुलेशन काम नहीं आता है। आपके पास ये शॉर्टकट्स भी होते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से मैजिक टेबल बताई थी कि इस मैजिक टेबल की हेल्प से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वेरिएंस जो होगा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप अगर डिवाइड करते हैं हर ऑब्जर्वेशन को के से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन डिवाइड करेंगे के से और वेरिएंस के लिए के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ये मैजिक टेबल क्या है। तो तुम्हें याद आई बेटा मैजिक टेबल कैसे है? यस सर। तो आपको ये याद रखनी है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल के एग्जाम्स में आ सकता है वो मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ, जरा देखिए कौन सा है। ओके, इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन is a to b, then find a plus b। जहां पे आपका एफ एक्स गिवन है log base 3
ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव log base 3x होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स log base 3x माइनस 6। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है इसकी जो डोमेन है वो ए से बी है, तो आपसे पूछा जा रहा ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या हो सकता है। तो ए पार्ट है 9, बी पार्ट है आपका 18, सी पार्ट है आपका 27 और डी पार्ट है आपका 36। इसको करने की कोशिश करिए। तो बच्चों जब आप ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो ये तो डोमेन का ही क्वेश्चन है, यानी log बेस 3, तो बेस तो उसका डिफाइंड है क्योंकि वो 1 से भी बड़ा है और 0 भी नहीं है, लेकिन ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो मैं लिखने जा रहा हूं वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसके यस लिए आप सर। लेट कर लो, क्या लेट कर लो कि log बेस 3x जो है इसको आप t लेट कर लो। क्या लेट कर लो? t। तो ये हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 5t माइनस 6, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसकी बेटा बात आप फैक्टराइजेशन वगैरह करिए और t का इंटरवल निकालिए, यहां से क्या आ रहा है। फैक्टराइजेशन वगैरह 3 और करिए। 2 सर, 3 और 2। 3 और 2, तो उसके फैक्टर हैं 3 और 2। नहीं मतलब कैसे, ये सर मतलब इनइक्वालिटीज में -3 माइनस। सबसे पहले बेटा इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। फिर बेटा इसके फैक्टर आएंगे t माइनस 2, t माइनस 3 लेस देन 0। इसका मतलब जो t है आपका वो 2 से लेके 3 तक लाई कर रहा है, लेकिन t बेसिकली है क्या? t है आपका log बेस 3x, ये लाई कर रहा है 2 से लेकर के 3 के बीच में, ठीक है। तो बच्चों इसको आप x निकाल लो। आप x कैसे निकालोगे? इसको आप लिख सकते हो बेस 3 में, बेस 3 में कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से लिख दो, और इसको क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे x लाई करता है 3 स्क्वायर से लेकर के 3 की पावर 3, यानी x लाई करता है 9 से लेकर के 27। तो बेटा तुमने इसकी डोमेन तो निकाल ली, वो है 9 से 27। तो बेटा इसका नाम है a और इसका नाम है b, तो ये क्या हो गया? a प्लस बी, दैट इज 36। आंसर आ गया। आंसर डी पार्ट इज करेक्ट। ओके सर। इस तरह से करना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो बच्चों इस फंक्शन की भी आप डोमेन निकालने की कोशिश करिए। फंक्शन है आपका लॉग, बेस है आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बच्चों आपको इसकी डोमेन निकालनी है इस फंक्शन।
करना स्टार्ट करिए। ओके, आंसर बताइए क्या आएगा। नीचे इंटीग्रल पार्ट है, ये आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। उसका बेस जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, और इंटीग्रल पार्ट के अंदर है x प्लस हाफ। तो बच्चों, जब आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे तो करने के लिए सबसे पहले आप सोचेंगे कि लॉग को डिफाइन करें। यानी आप लिखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये मॉड लगा है तो मॉड तो हमेशा 0 से बड़ा होता है। बस ये 0 कहाँ होगा, ये अपने फैक्टर्स पे 0 हो सकता है। तो उसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 2, x माइनस 3। तो ये अपने फैक्टर्स पे क्या हो सकता है, ये अपने फैक्टर्स पे 0 हो सकता है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x आपका नॉट इक्वल टू 2 और 3 होना चाहिए। x आपका 2 और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हो गया तो ऐसे केस में log अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि अगर log 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। log 1 तो 0 हो सकता है, लेकिन log 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये 0 कब हो सकता है, ये अपने फैक्टर्स पे 0 हो सकता है। तो यानी कि जो आपका सॉल्यूशन सेट है उसमें 2 और 3 नहीं होना चाहिए। आपका जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट में लिखा है x प्लस हाफ, ये कभी 1 नहीं होना चाहिए, है ना, और ये कभी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये दो पार्ट आपको और डिफाइन करने होते हैं। किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट अगर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है। तो यानी कि उस नंबर को 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यहां से आ जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू हाफ। यानी एक सॉल्यूशन सेट तो आपका ये हो गया कि x आपका हाफ से बड़ा होना चाहिए। दूसरा 1 नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम कर लो, आप उल्टा सोच लो। आप सोच लो ये 1 है, मान लो ये 1 हो गया, तो ये 1 कब हो सकता है। मान लो आपने सोच लिया ये 1 नहीं होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो आप ये चेक कर लो ये कौन से x पे 1 हो सकता है। तो किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट कब 1 हो सकता है, जब वो नंबर लाई करे 1 से लेकर के 2 के बीच में। इसका मतलब यहां से आप x का जब इंटरवल निकालेंगे दोनों तरफ माइनस कर दीजिए, तो आएगा हाफ से लेकर के 3/2। ये वाले नॉट अलाउड है, ये वाले आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको ये लेने ही नहीं है। तो बच्चों क्या लेना है आपको, एक तो ये लेना है, ये नॉट अलाउड है, और 2 और 3 ले नहीं सकते। तो ओवरऑल आपका x जो है वो हाफ से बड़ा है। ठीक है, तो बेटा आपका सॉल्यूशन सेट आपको लिखना होगा। तो सॉल्यूशन सेट अब आप चारों में चेक कर लीजिए, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन सेट आपका क्या है। सर मोस्ट ए। सुटेबल, यस बेटा, सबसे सुटेबल ऑप्शन है कि उसमें 2 और 3 नहीं होना चाहिए। तो 2 और 3 फर्स्ट वाले पार्ट में है नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। और 3/2 से 2 लिखा हुआ है, और 3/2 जो है आपको 3/2 आपके आंसर पे ध्यान से देखो 3/2 से कम है, यानी कि 3/2 तो आप ले सकते हैं क्योंकि वहां इक्वालिटी तो है नहीं। और 3/2 से 2
और 2 पर ओपन ब्रैकेट है, तो बच्चों सबसे सुटेबल आंसर आपका हो गया ए पार्ट। सबसे सुटेबल आंसर आपका ए पार्ट है। सबसे सुटेबल आंसर आपका ए ही पार्ट आ रहा है। अब एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को कोशिश करिएगा आपसे खुद से हो जाए, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज 1 प्लस 6 ln, या आप उसको log लिख लीजिए, log x plus 2 4 is equal to log 4x plus 2। ये है बच्चों क्वेश्चन, आपको यहां से x निकालना। करना स्टार्ट करो, कल आपका क्वेश्चन है, पेपर है। यस सर करना। कल आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों जब अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान भी देना होता है। जैसे अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दे रहे होंगे तो दोनों लॉग एक जैसे आपको नजर आ रहे होंगे, बस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होगा। जैसे अगर आप इसको इस तरह से लिख लें, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लें, तो आपको कुछ बातें दिखाई देंगी ऑटोमेटिकली। मतलब log बेस 4x प्लस 2 को आपने मान लिया t, ठीक है। ये बन गया 1 प्लस 6 अपॉन टी इज इक्वल टू टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा t प्लस 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यानी बन गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, t माइनस 3 t प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आएंगे, t की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगे, एक t तुम्हारा 3 आया है और एक t तुम्हारा -2 आया है। तो एक बार हम क्या करेंगे, जो आपका आपने t एज्यूम किया था उसको एक बार आप 3 लिख दीजिए। तो यहाँ से आएगा x + 2 = 4 की पावर 3, दैट मीन्स x = 62, 64 - 2 62। एक तो आपको ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, log base 4 x + 2 = -2, यानी x + 2 आपका हो सकता है 4 की पावर -2, यानी x + 2 = 1/16, यानी x आया आपका -31/60। अब आप चेक कर लो कौन सा आंसर आपके पास गिवन है, उसी को ही आप एक्सेप्ट कर लो। तो 62 आंसर गिवन है आपके पास, और एक और आंसर भी गिवन है -31/60। ये दोनों ही आपके ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया कि तो बच्चों अब हम लोग ऐसा करते हैं कि आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टफ नहीं करेंगे, और आपको आंसर बताना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपके पास वो क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल के तौर पे, फिर उसके बाद कल के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। फंक्शन आपके पास गिवन है 3/4 - x² प्लस log base 10 x³ - x। तो बच्चों आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। चार आंसर्स दिए हैं, पहला आंसर है 1 से 2, दूसरा आंसर है -1 से 0 यूनियन 1 से 2, तीसरा आंसर है 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, और चौथा आंसर है आपका -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब आपको बताना होगा, एटलीस्ट आप ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, सही आंसर बताइए। यस सर, बता बताइए रहे। सही आंसर। तो क्वेश्चन काफी आसान है, आपके पास दो फंक्शन है, एक बार इस फंक्शन की डोमेन सर निकालिए, 1 मिनट सर, फिर 1 एक मिनट। बार इस फंक्शन की डोमेन निकालिए और दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाली की तो डोमेन काफी इजी है, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and सर -2। सर डी पार्ट। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आपने जो आंसर बताया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला वाला जो है वो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 और -2 है, +2 and -2, यस सर। और दूसरे वाले में आपने x³ - x को ग्रेटर माइनस, देन 0 किया होगा, यस सर। यहाँ से आपके x पास x इनइक्वालिटी। 1 x +1। तो बच्चों जो आपका आंसर निकलेगा उसमें से इन दोनों आंसर्स का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो आपका यस सर। आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर है -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी।
बच्चों दोनों आंसर्स को जब कंबाइन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर्स आ जाएगा x बिलोंग टू -1 से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्योंकि 1 से इंफिनिटी में 2 आ गया है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट कर लिया ओपन इंटरवल बना करके। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं।